तो सिंस हमारे 2 घंटे का लेक्चर था, मेरा प्राइमरी प्लान ये था कि हम होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद हम एक बीआरएस का क्वेश्चन जो मॉड्यूल का रह गया है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जर्नल की टेस्ट डिस्कस करेंगे। सो मैं अभी 11:30 तक लेक्चर लेने वाली हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा आज का जो टाइम गया है वो मुझे मिले। भूषण, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट्स तुम्हें लगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर देखते हैं मतलब तब सिचुएशन क्या होगी, या फिर मुझे ऐसे लगा तो इफ पॉसिबल हो गया तो मैं 11:15 को छोड़ दूंगी, ठीक है। चलो, होमवर्क क्वेश्चन 14th वाला था, राइट? सबने किया है, और तुम लोगों को मैंने कल ही बताया था कि लेक्चर चालू होने के पहले होमवर्क क्वेश्चन भेज देना मुझे फोटोज। हाँ वाह, मेरे को याद था लेकिन मैं भूल गया, ये क्या रीजन होता है? चलो जाने दो, फटाफट होमवर्क चेक कर लो, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। On 31st March 2015, the bank column of cash book of Mr. Rajesh showed a debit balance of 5,200, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। On examining the passbook you find that, ओके क्या फाइंड किया हमने? अभी हमें एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है। मैं कहाँ पे बनाऊँ एडजस्टेड कैश बुक? कोई जगह ही नहीं है। ये ले लो, वो वापस चेंज करना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है। चलो, सो क्या क्या है देखो। चेक्स ऑफ ₹20,000 वेर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ ₹4,000 एंड 5,200 वेर क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली ऑन 5th and 6th April, and the remaining checks were credited before 31st March. So क्या ये BRS डिफरेंस है? A checks for 7,500 received from a customer, although entered in the bank column of the cash book, was omitted to be paid into bank. ओके, अब ये क्या हुआ है कि एक चेक था 7,500 का जो हमें कस्टमर से रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो उसकी एंट्री भी हमने मार ली है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, लेकिन एक्चुअली हमारा वो बैंक में डालने का ही रह गया है। तो अब इसको कहाँ पे एडजस्ट करोगे? एडजस्टेड कैश बुक में या फिर पासबुक में? आइडियली इसे कैश बुक में ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये तुम्हारे साइड से हुई गलती है। तो तुमने इसकी एंट्री अभी इसको करेक्ट कैसे करना चाहिए? तुमने एंट्री मारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इसे सुधारने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, कस्टमर को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, उसने चेक दिया है तो उसको तो क्रेडिट जाएगा, सिर्फ बैंक को डेबिट नहीं जाना चाहिए था। तो एक्चुअली क्या एंट्री मारूंगी मैं? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी ये चेक्स इन हैंड है, टू बैंक को क्रेडिट कर देती हूँ क्योंकि बैंक में पैसा आया हुआ ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आप बाय चेक्स इन हैंड लिख दोगे 7,500। आर वी क्लियर अबाउट दिस एवरीबडी? यस, ओके। चेक drawn for 25,000 were not presented for payment, ये तो BRS है। A bills payable for 3,600 has been paid by the bank but not yet recorded in cash book, तो एंट्री मारनी पड़ेगी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो बाय बिल्स पेएबल आ जाएगा, कितने का बिल है? 3,600, और मैंने बीच का एक स्किप किया है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। क्रेडिट साइड की टोटल तुमने ज्यादा ले ली है, तो उसे कम करने के लिए डेबिट में 2 ओवरकास्ट करके लिखना पड़ेगा 100। यस, अब उसके बाद ये भी हो गया।
No entry has been made in cash book to record the dishonor on 20th March of a check for 5,400 received from a customer. डिसऑनर हो चुका है, 28 मार्च को हो चुका है, तो अपन कर सकते हैं ना, उसकी एंट्री मार सकते हैं. क्या एंट्री मारेंगे हम इसकी? चेक जो डिसऑनर हुआ है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो बाय कस्टमर 5,400, ये भी हो गया. A check for 2,500 issued to a creditor was wrongly entered in the cash column of cash book. मतलब तुमने एंट्री क्या मारी? क्रेडिटर टू कैश, जबकि तुमने एंट्री मारनी चाहिए थी क्रेडिटर टू बैंक. तो क्रेडिटर को डेबिट जाना चाहिए था, वो सही गया है. कैश को तो फुकट का क्रेडिट गया है, वो कैंसिल कर दो, तो कैश को डेबिट कर दो. हाँ, और बैंक को क्रेडिट कर दो. सो यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा 2,500. In the cash book, bank charges of 200 were entered twice. दो बार बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किए, मतलब बैंक चार्जेस टू बैंक. सो मुझे एक कैंसिल करने के लिए उल्टी एंट्री मारनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस. सो टू बैंक चार्जेस 200. While another bank charge of 500 was not recorded at all. तो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब 500. इससे तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस मिलेगा जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, मतलब 14,000 का ओडी है. क्लियर? अब बीआरएस के आइटम देखते हैं. ये 14,000 तक किसी को डाउट है तो मुझे बता. सबका करेक्ट आया था क्या? पक्का कोई डाउट नहीं है? बट समझ गया क्या? अभी डाउट सॉल्व हुआ क्या? हम्म. एक बार सर को याद दिलाना ना. तो क्या होता है, कंटिन्यूस लेक्चर्स होते हैं, तो जब लेक्चर अपलोड करना होता है ना, तब ऐसे टाइम में अपलोड करना पड़ता है जब लेक्चर नहीं हो, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी हैवी होते हैं तो उन्हें अपलोड करने के लिए बहुत डेटा लगता है. सो वाईफाई पे भी लेक्चर के साथ अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है तब सर अपलोड करते हैं. तो एक बार सर को सिर्फ मैसेज डाल देना, ठीक है पूनम? ठीक है. अब क्या हो गया देखो, बीआरएस आइटम सॉल्व करते हैं. चेक्स 20,000 के बैंक के पास भेजे थे कलेक्शन के लिए मार्च महीने में, जिसमें से 9,200 के चेक्स ये अप्रैल में आए हैं. मतलब 9,200 डिफरेंस क्रिएट करेगा. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम दिख रहा था, पासबुक का ज्यादा दिखेगा. ये ऐड किया है क्या 9,200? यस. गलत जा रहा है तो मुझे पूछो, बट सिंस हम ये कर चुके हैं इसलिए मैं फास्ट ले रही हूँ. एंड 25,000 के चेक्स है जो हमने ड्रॉ किए थे बट प्रेजेंट नहीं हुए. मतलब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा है, पासबुक का कम है, तो लेस. तो अभी क्या होगा? 14,000 प्लस 9,200 माइनस 25,000. सो निगेटिव 1,800 आ जाएगा. और ये निगेटिव 1,800 मतलब क्या हो गया? पासबुक में बैलेंस दिख रहा है, तो इट इज बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, अभी कुछ डाउट्स है तो बताओ. नहीं तो तुम्हारी बीआरएस की क्वेश्चन बैंक डन है. अब मॉड्यूल का जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उस पे आ जाओ. चलो.
शायद से 9th था वो, हाँ ये देखो 9th, आ जाओ 9th पे। क्या पेज नंबर 3.23। सबके पास मॉड्यूल्स आ गए हैं ना? कोई अभी भी है क्या जिसके पास मॉड्यूल नहीं है? चलो आगे देखो। अब यहाँ पे उन्होंने दिया क्या है, द फॉलोइंग आर द कैश बुक बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। उन्होंने कैश बुक दिया है, तुम देखोगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और पासबुक दिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और हमें करना है रिकंसिलिएशन बनाना है। ऐसा एक क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमें कैश बुक दिया था लेट से जैन महीने का, तो पासबुक भी दिया था जैन महीने का। यहाँ पे मुद्दा थोड़ा चेंज्ड है। यहाँ पे उन्होंने हमें कैश बुक दिया है मार्च महीने का और पासबुक दिया है अप्रैल महीने का, और बोल रहे हैं बीआरएस बनाओ। तो तुम्हारा अप्रोच क्या होगा, तुमने क्या करना चाहिए? ओके, सायुष बोल रहा है कि मैम जो आइटम मार्च में है कैश बुक में और जो पासबुक के अप्रैल में आ रहे हैं, मैम उनसे बीआरएस बनना चाहिए क्योंकि वो आइटम्स डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अग्री करते हो क्या आप उससे? या तुम्हें इन दोनों में कोई ऐसे दोनों बुक्स सेम मंथ के होना और दो बुक्स अलग अलग मंथ के होना, इनमें कोई फर्क नहीं लगता है क्या तुम्हें, या फर्क है? सॉल्विंग में फर्क होगा? होगा। देखो क्या होगा, जब मेरे पास कैश बुक भी जनवरी का है, पासबुक भी जनवरी का है, मैं क्या करूंगी, कॉमन आइटम्स देखूंगी कि कौन से आइटम्स कैश बुक में आ रहे हैं, क्या वो पासबुक में भी आ रहे हैं। अगर आंसर आया कि हाँ वो पासबुक में भी आ रहे हैं, मतलब वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि वो कैश बुक में भी जनवरी में आए हैं और वो पासबुक में भी जनवरी में आए हैं। तो अगर दोनों सेम महीने में आए हैं और अगर मैं 31 जैन को बीआरएस बना रही हूँ, तो फिर डिफरेंस होगा नहीं। डिफरेंस कब क्रिएट होगा, अगर कोई आइटम कैश बुक में आया है जनवरी में और पासबुक में नहीं आया, एंड वाइस वर्सा, कि या तो पासबुक में आया है लेकिन कैश बुक में नहीं आया। तो जब दोनों सेम महीने के कैश बुक और पासबुक दिए जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से आइटम्स मैच नहीं हो रहे, क्योंकि जो आइटम्स मैच नहीं हो रहे हैं मतलब वो दोनों सेम महीने में नहीं आए हैं, तो वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्या ये क्लियर है? यस। नीचे वाले केस में उल्टा होगा। जब तुम ऐसा चेक करोगे, तुम अगर 31 मार्च का बीआरएस बना रहे हो, तो तुम क्या चेक करोगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मार्च में आई है कैश बुक में, क्या उनमें से कोई चीज अप्रैल में आई है क्या? आइडियली नहीं आनी चाहिए। जो कैश बुक में मार्च में आया है वो पासबुक में भी मार्च में ही आना चाहिए, तो कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्च में अगर कुछ आया हुआ है तो क्या वो पासबुक के अप्रैल में आया है, और अगर मेरा आंसर हाँ आया तो यहाँ पे जो आइटम्स मैच हो रहे हैं वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैश बुक में मार्च में आ रहा है और पासबुक में अप्रैल में आ रहा है। यहाँ पे ही समझता है कि अगर दो अलग अलग महीने पे आ रहे हैं तो वो 31 मार्च को डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ रट्टा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे ना बहुत लोग मैकेनिकली करते हैं कि दोनों सेम मंथ के रहे तो द आइटम्स विच डू नॉट मैच क्रिएट डिफरेंस, यहाँ पे द आइटम्स विच मैच दे क्रिएट डिफरेंस। ये बिल्कुल, ये सब निकाल दो दिमाग से। सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर दोनों सेम महीने के दिए हुए हैं तो हमें ये चेक करना है कि जो चीज़ जनवरी में आई है कैश, हमेशा यही चेक करना है
कि जो जनवरी में महीने में आया है क्या वो पासबुक के भी सेम महीने में आया है क्या। अगर आया है तो 31 जनवरी को तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर नहीं आया है, दोनों चीज़ों बुक्स में चीज़ें मैचिंग नहीं है, तो वो 31 दिसंबर को डिफरेंस क्रिएट करेगी। और सेम लॉजिक में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कि जो चीज़ें कैश बुक के मार्च में आई है अगर वो पासबुक के अप्रैल में दिखाई दे रही है, मतलब वो 31 मार्च को डिफरेंस क्रिएट कर रही है। क्या ये समझा है आप लोगों को? पक्का किसी को ये कंसेप्ट समझ रहा है तो मुझे पूछो, क्योंकि मैं अगर एग्जामिनर रही मतलब पेपर सेटर तो मैं इस पे ही क्वेश्चन डालूंगी। और मुझे गारंटी है कि 80% या 60% बच्चे तो भी इसको गलत करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि बीआरएस है क्या। सो अगर क्लियर है तो चलो आगे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से आइटम ऐसे हैं जो कैश बुक के मार्च में आए हैं और पासबुक के अप्रैल में, क्योंकि अगर वो पासबुक के अप्रैल में आए हैं तो वो 31 मार्च को डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और अगर वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वो बीआरएस में जाएंगे 31 मार्च के। ओके चलो। हाँ फिर तो नहीं होगा, क्योंकि फिर हम अज्यूम करेंगे कि अगर वो आइटम कैश बुक में मार्च में आया है लेकिन पासबुक में अप्रैल में नहीं आया, इसका मतलब वो मार्च में आ चुका होगा और इसके लिए वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, तो वो बीआरएस का आइटम ही नहीं है। ओके। हाँ पेपर में ऑप्शन होता है, बट कैसे ऑप्शन होते हैं आपको, आपका टोटल पेपर में 6 क्वेश्चंस होते हैं। So you have total 6 questions. Out of those 6 questions, question number 1 is compulsory, 20 marks. वो पूरा अभी तक उसका फॉर्मेट है। अगेन पेपर का फॉर्मेट कुछ भी फिक्स नहीं होता है, अब तक ये फॉर्मेट आता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि एग्जाम में तुम देखो क्वेश्चन पेपर और वो कुछ अलग ही आए। सो देर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ द पेपर कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे। हाँ ये यूजुअली फिक्स होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आए 20 मार्क का वो आपको कंपलसरी सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस है उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप पूरा छोड़ सकते हो 20 मार्क्स का। ओके सो जब तुम क्वेश्चन छोड़ते हो मतलब कैसे होता है, क्वेश्चन 2 ए बी हो सकता है, सी हो सकता है, क्वेश्चन 3 ए बी हो सकता है। सो आप जब एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो यू हैव टू लीव द एंटायर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का एक या और बी छोड़ दिया, क्वेश्चन 3 का एक या बी छोड़ दिया, ऐसे अलाउड नहीं। तुम डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूरा ऑप्शन के लिए छोड़ सकते हो, बाकी रेस्ट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व कंप्लीटली, मतलब इंक्लूडिंग द सब क्वेश्चंस। सो ये 20 और ये 5 में से 4 क्वेश्चन इंटू 20 मतलब 80 मार्क्स। सो ये 80 और इधर के 20 मार्क्स, ऐसे करके 100 मार्क का पेपर तुम्हारा कंप्लीट होता है और पेपर होता है 120 मार्क का। क्लियर? और ये सिलेक्ट करना बहुत स्मार्ट वर्क होता है सीए के एग्जाम में। मतलब रेयर सिचुएशन में तुमने मतलब तुम्हारा लय भारी सब हो गया उसके बाद ही तुम ऑप्शन पे करने के लिए जाना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मार्किंग भी बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कि अगर मैंने ऑप्शन सॉल्व किए सारा पेपर सॉल्व किया तो वो ऐसे नहीं करते कि तुम्हारे सारे पेपर क्वेश्चंस चेक करेंगे और जिसमें तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स है वो पकड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है। द लास्ट क्वेश्चन विच यू सॉल्व इज नॉट चेक्ड ओनली, फर्स्ट 4 ही पकड़े जाएंगे और फर्स्ट 4 में ही मार्क्स आएगा, फिफ्थ चेक करेंगे और फिर देखेंगे तुम्हें बेस्ट कितना है, ये नहीं। बिकॉज इंस्टीट्यूट बिलीव्स दैट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक द डिसीजंस कि तुम्हारे बेस्ट क्वेश्चंस कौन से, तुमने वही सॉल्व करने चाहिए पहले। तो वो एक्स्ट्रा के पीछे जाया ही मत करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम अच्छी तरीके से लिखो। एंड यूजुअली बहुत रेयर लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो विथ ऑप्शन पेपर खत्म करते तीन इसमें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तुम्हारा बहुत डेंजर स्पीड चाहिए उसके लिए। हमारे बैच में एक था, मेरा क्लासमेट था, तो क्या हुआ, हिज स्पीड वॉज वेरी डेंजर, बहुत बहुत डेंजर स्पीड था उसका। तो हम सेम क्लास में थे एंड एग्जामिनेशन सेंटर, इंटर की बात है ये, सीए इंटर में, एंड ही वॉज रैंकर। उसका ना सीए फाउंडेशन में वो ऑल इंडिया सेकेंड था, AIR 2 ऑल इंडिया रैंक 2 था उसका। जबरदस्त बंदा था वो एंड वेरी हम्बल। यू मतलब वो क्लास में इतना शांति से बैठता था, फुकट की हवा बिवा कुछ नहीं करता था।
वो तो जब तक सर ने पूछा नहीं कि कौन किसका रैंक आया है वगैरह, तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि वो रैंकर है. सो वेरी हम्बल गाय. एंड इंटर में ऑल्सो हम सब लोग एक ही क्लास में थे. क्या होता है ना, क्लास में तभी इंटर में बच्चे कम हो जाते हैं. फाउंडेशन में देवर लाइक 400 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. इंटर में ऑटोमेटिक बच्चे कम हो जाते हैं, तो वी वर ओनली 120. एंड ऑलमोस्ट अभी तुम देखो तुम कितने घंटे करते हो इंटर में, तो पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेके रात के हम लिटरली 8-9 बजे तक साथ में रहते थे. तो सेम क्लास में. एंड एक ही टीचर थे जो हमें 8 सब्जेक्ट होते हैं इंटर में से, उसमें से 7 सब्जेक्ट हम एक ही टीचर से पढ़ते थे, 7 नहीं 6. सो एकदम हमारा क्लास, वो सर, एकदम बहुत भारी बॉन्डिंग हो गया था. हमारा 100 लोगों का ग्रुप हो गया था लिटरली, ऐसा था. सो ना जब सर उसका होमवर्क का नोटबुक आगे मंगवाते थे कि दिखा तूने होमवर्क किया है क्या, सो इतना गंदा हैंड राइटिंग होता था उसका कि पढ़ने को ही नहीं आता था, लिटरली पढ़ने नहीं आता था. सर बोलते थे कि माइक्रोसॉफ्ट तेरे नाम से एक नया फॉन्ट क्रिएट करेगा, कि ये ऐसा फॉन्ट जो किसी को पढ़ने ही नहीं आता है. इतना डेंजर था. बट इट वॉज वेरी ब्रिलियंट, मतलब हार्ड वर्किंग एंड मस्त मार्क्स मिलते थे. तो मेरे एग्जाम के वक्त क्या हुआ कि एग्जाम सेंटर भी हमारा सेम आया, और वो ना मेरे आगे बैठ 3-4 बेंचेस आगे बैठा था वो. तो मेरा ना वो बेंच मार्क था कि आशीष का पेपर जब खत्म होता है ना तभी अपना भी होना चाहिए. ये मैंने ऐसे एम रखा था कि दिस विल बी द एम, ऐसा अपन रखेंगे क्योंकि स्पीड बहुत था. तो जब मेरा इंटर का अकाउंट्स पेपर, दैट इज द ओनली पेपर आई एम टेलिंग यू जो मेरा कंप्लीट हुआ है, माई स्पीड इज वेरी वेल. तो मैं इतना फास्ट लिख रही थी. एंड उसका पेपर 10 मिनट्स पहले खत्म हो गया. ओके. एंड मैं लास्ट क्वेश्चन पे थी, तो मैंने बोला चलो वी आर नॉट एट बैड, मतलब अगर उसका 10 मिनट पहले खत्म हो सकता है तो अपना तो ठीक ही है. तो मेरा खत्म हुआ डॉट. एंड आई वाज सो हैप्पी. मुझे लगा बस अपन ने जीवन में जो तीर मारने थे वो आज ही सारे मार दिए. एंड फिर हम लोग सब फ्रेंड्स ही थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे. तो मैंने बोला, उसने बोला कि हाँ मेरा पेपर हो गया था एंड 10 मिनट्स पहले हो गया. मैंने बोला ठीक ही है ना, मेरा 10 मिनट्स बाद हुआ तो इट इज़ ओके, बट कंप्लीट हो गया मेरा भी पेपर. और फिर मुझे पता चला कि उसका 10 मिनट्स पहले पेपर विद ऑप्शन हुआ था. जो इतना शौक था, मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है इसका पेपर कंप्लीट हुआ ना, तो अपना भी कंप्लीट हो गया. 10 मिनट्स इज ओके. बट हमारे में डिफरेंस वाज नॉट ऑफ 10 मिनट्स, ही हैड कंप्लीटेड द एंटायर पेपर विद ऑप्शंस 10 मिनट में. बहुत डेंजर था वो. बहुत डेंजर स्पीड थी बहुत. एंड वी वर इन द सेम कॉलेज ऑल्सो. हम दोनों वाडियाज में ही थे. राइट. तो वाडियाज में भी कैसे ना अभी जो बच्चे सीए करते थे ना तभी तो उनका ग्रुप हो जाता था, क्योंकि सब लोग वही कॉलेज नहीं अटेंड करते थे, तो एक दूसरे को बोलते थे भाई आज हम जाके आए, ये फॉर्म भर के आओ, वो करके आओ वगैरह. सो वी वर इन द सेम कॉलेज ऑल्सो एंड सो वी न्यू ईच अदर वेरी वेल कि फाउंडेशन एक साथ किया एंड इंटर भी कर रहे हैं, सेम क्लास सेम कॉलेज एवरीथिंग सेम. तो कॉलेज में वो इतना डेंजर लिखता था, मतलब बीकॉम का पेपर ना. हाँ हम क्लास में बैठे हुए होते थे और एक तो छुट्टी नहीं मिलती थी यार, वो आर्टिकलशिप में जाना पड़ता है, हम इतने थक जाते थे. तो आर्टिकलशिप से सिर्फ जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन का टाइम तुम्हें मिलता था कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तुम जाओगे पेपर लिखोगे एंड दोज डेज वेर ओनली ऑफ. तो हमको ना बीकॉम के पेपर लिखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था. हमको लगता था यार इसको खत्म करो और ऑफ लो, वी वांट ऑफ, हम ऑफिस में ही जाते हैं रोज ऐसे. तो हमारा से प्लान होता था कि जल्दी पेपर खत्म करेंगे और नीचे मिलेंगे और मस्त टाइम पास करेंगे ऐसे करके. तो लिटरली ऐसा होता था कि ही यूज टू कंप्लीट पेपर इन हाफ ऑफ द टाइम. मतलब वैसे भी बीकॉम के पेपर इजी होते हैं, तो हम सोचते थे कि यार चलो जिस पॉइंट पे अपने को पता चल गया कि हम पास हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे पेपर से, हम अननेसेसरी लिखते ही नहीं थे पेपर, बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय. एंड बट उतना पासिंग जितना भी लिखने को यार थोड़ा टाइम लगता है. वो 3 घंटे का पेपर हम ऐसे टारगेट करते थे कि चलो 2 घंटे में लिख के थोड़ा निकल जाएंगे अपन, कि डिसेंट मार्क्स तो मिले चलो. वो पूरा पेपर कंप्लीट करके ना 1 घंटे में निकल जाता था, 1 सवा घंटे में. और इतना बुरा लगता था क्योंकि फिर वो लोग नीचे जाके टाइम पास करते थे, जो हमारे खिड़की में से दिखता था ऐसे कि नीचे. तो उस चक्कर मेरे को ऐसा लगता था क्या यार कितना अपन क्यों लिख रहे हैं. उस चक्कर में मैं लास्ट का 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का छोड़ देती थी. एक तो मेरा स्पीड लेस और ये सब लोग नीचे खड़े रहते थे. वो सबसे पहले जाता था, बाद में हम लोग जमा होते थे. बट इतना खतरनाक स्पीड था.
सो इट इज़ वेरी रेयर कि तुम्हारा पेपर ऐसे विथ ऑप्शंस कंप्लीट हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास में ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखोगे ना, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हुई तो ब्रेन की थिंकिंग स्पीड तो फास्ट होगी, तुम्हें सिर्फ लिखने की स्पीड बढ़ानी है फिर तो। और वो बहुत पढ़ता था तो जिसके वजह से उसकी ब्रेन स्पीड तो फास्ट ही थी, उसने सारे सम्स उसको एकदम अच्छी तरीके से आते थे। सो द थिंग वाज ओनली राइटिंग, और उसका राइटिंग अच्छा ही था, हैंड राइटिंग खराब था। एक्चुअली दैट इज वाई ना इंटर में उसका रैंक मुझे आज भी याद है, इट वॉज समवेयर अराउंड AIR 40s में, मतलब AIR 2 से 40 में ड्रॉप हुआ था। और तुम्हें पता है हमारे इंटर में भी ऐसा किस्सा हुआ था कि जब रिजल्ट आया ना तो हम लोग फुल खुश थे कि अरे ग्रुप में से जो लोग पास हो गए वगैरह, तो हम हमारे क्लास में पूरा ग्रुप पेड़ा देने के लिए वगैरह जो जाते हैं नॉर्मल टू गिव स्वीट्स, हम गए थे और हम ना मस्त ऐसे सर्कल करके खड़े वगैरह थे, कैंप जो हमारा क्लास था वहाँ पे मस्त मजा कर रहे थे। और हमारे एक सर आए और उसने बोला कि अरे वो बंदा फेल हो गया क्या, वो काफी सैड दिख रहा है, और वो ये था। तो हमने बोला नहीं सर, उसका रैंक आया है लेकिन उसका 40th रैंक आया है, उसका दुख मना रहा है वो। मतलब लिटरली उसका AIR 2 से AIR 40 आया, सो ही वाज सो सैड एंड वी ऑल वेर, हम पास हो गए, हम उससे इतने खुश थे कि अच्छा वी मतलब डिसेंट मार्क्स से पास हुए थे हम लोग, अच्छे मार्क्स से, रैंक नहीं था। सो वी वेर ऑल हैप्पी कि अरे अच्छे मार्क्स से अपन मस्त पास हो गए। हमको जितनी खुशी हमारे चेहरे पे दिख रही थी ना, उससे बहुत गुना ज्यादा दुख उसके चेहरे पे था। और लोगों को लग रहा था कि वो फेल हो गया है। हम इतना आज तक वो सीन पे हंसते हैं कि वो सर आके हमको बोले, वो नए सर थे क्योंकि क्लास में, बोले यार वो तुम लोग इधर इतनी मजा कर रहे हो और वो फेल हो गया क्या। नहीं सर, उसका रैंक आया है, बस उसको उम्मीद से उसका खराब रैंक आया है। क्या, हाँ इसके वजह, दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि ना उसका रैंक इतना ड्रॉप हुआ था, बिकॉज अदरवाइज हिज मार्क्स वेर वेरी गुड। तुम सोचो ना, जो बंदा ऑप्शन के साथ पेपर सॉल्व करता है, सो वो AIR 10-12 में आने के उसके फुल चांसेस थे, पर उसका हैंड राइटिंग ज्यादा समझा ही नहीं, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत ब्यूटिफिकेशन मत करो, क्योंकि उससे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और इतना गंदा भी मत लिखो कि पेपर कंप्लीट होके मार्क्स ना मिले। लिटरली उसका हैंड राइटिंग बहुत खराब था, मैंने उसकी एक बार बुक ली थी मेरा होमवर्क चेक करने के लिए, मुझे कुछ समझा ही नहीं, मैंने दे दी वापस। सिर्फ फिगर्स मैच किए मैंने, सिर्फ फिगर्स। हाँ हाँ वही, जो उस दिन उसको लगा था रिजल्ट के दिन। नहीं नहीं, आया आया, मुझे कोई रैंक नहीं आया है भाई, आई क्लियर्ड। अनिरुद्ध सर रैंकर है और ऋषभ सर रैंकर है फाइनल में दोनों, मेरा कोई रैंक नहीं। अरे ऐसे ऐसा जरूरी थोड़ी आना चाहिए था, आई प्राउडली से नहीं आया। तो मैंने सोचा नहीं था कि तब तब मुझे कोई बताने के लिए, ये विजन ही नहीं था, और तब कोई बताने के लिए नहीं था, कुछ गाइड करने के लिए कि कैसे करो, कैसे कर सकते हो, रैंक के लिए तुमने कैसे मेहनत करनी चाहिए, ये चीजें कुछ पता ही नहीं थी। खुद खुद के बुक्स लो, उस हिसाब से हम पढ़ रहे थे। रैंक का कभी किसी ने विजन ही नहीं डाला हमारे लिए, तो हमारे क्लास में क्या बोलते थे कि इवन इफ यू पास दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई वुड से दैट इज वन ऑफ माई, मतलब आई डोंट रिग्रेट इट, whatever I have achieved is totally, I am very proud of it, and I say कि तभी ना क्या हो गया था कि पता ही नहीं था, जिसकी वजह से हम तुमको बोलते हैं कि, मैं तो बच्चों को बोलती हूँ कि द योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट स्टडिंग, योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू ड्रीम लेस। ये सच में दिक्कत होती है। हमको बताया क्या गया था कि तुम CA कोर्स में पास भी हो गए ना तो भी बहुत हो गया। सो सिर में एम क्या था, अपने को पास होना है बस, तो मेहनत है उसके हिसाब से की। जब टेस्ट में पास होने जितने अच्छे मार्क्स वगैरह मिल रहे थे, तो ऐसा कोई हमने कभी सोचा ही नहीं कि रैंक कैसा कुछ मतलब है, या रैंक, हमारे दिमाग में ऐसा ही था कि बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं उनका ही रैंक आता है टाइप्स, but it is not, that is not the fact. It is not about intelligence, it is more about hard work and smart work. इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अगर तुम्हें बताया ही गया है कि तुम्हें एवरेस्ट चढ़ना है, तो तुम एवरेस्ट चढ़ने का एम रखोगे तो कहीं बीच में जाके पहुंचोगे, विच विल बी स्टिल अ गुड सक्सेस।
बट तुम सोचो कि तुम्हें पर्वत ही चढ़ना है, पर्वत ही चढ़ना तुमको नहीं समझेगा वो पुणे का है बट if your aim is only that you are supposed to climb a small hill, तो तुम वो हिल के नीचे पहुंचोगे विच विल नॉट बी अ वेरी गुड अचीवमेंट, क्योंकि तुम मेहनत ही उस हिसाब से करते हो। जब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें कंपलसरी 14 घंटे दिन में तुम्हारा शेड्यूल ही होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो यू पुश योर सेल्फ और तुम 13 तक तो पहुंचते हो। मैंने तुम्हें बोला कि आज सीए फाउंडेशन यू हैव टू स्टडी ओनली 6 hours a डे, तुम टारगेट ही तुम्हारा 6 hours रखोगे और तुम 4 तक पहुंचोगे। सो हैविंग गुड टारगेट्स, हैविंग गुड गाइडेंस, मेंटोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए डोंट एम लो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम एम ही कम करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है ऑफ कोर्स चलो चलो, अब ये कंप्लीट करना है, हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले ये कंप्लीट करते हैं चलो, फिर बाद में चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर तो कंप्लीट करें। चलो, द फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक कॉलम है और पासबुक है और दोनों के महीने मार्च और अप्रैल है। अब एक एक आइटम चेक करते जाते हैं। देखो, पहले रिसीट साइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है, हाँ। अब बीआरएस बनाने के पहले ये तो चेक करते हैं कि बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें बीआरएस कौन से दिन पे बनाना है? 31 मार्च। तो पहले हम देखते हैं कि क्या 31 मार्च को इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो ही बीआरएस बनाने का मतलब है ना, वरना क्या मतलब है? ओके, देखो सीबी का बैलेंस कितना आ रहा है 31 मार्च को? 3,13,000। 3,13,000। और मुझे बताओ पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है? 81,600 क्या? हाँ राइट। तुम लोग कभी कभी फ्लो में क्या कर देते हो ना, वो पासबुक का भी लास्ट देख लेते हो, महीना अलग है। अप्रैल का पहला दिन का बैलेंस देखना चाहिए। द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल बिकम्स बैलेंस ऑन 31 मार्च, करेक्ट? राइट। सो ये मिस्टेक हमको करनी नहीं है, ये एक्सीडेंट स्पॉट है। हमें लेना है ये वाला पार्ट विच इज 3,65,000। ये मैच हो रहा है क्या? नहीं। सो कैन आई से कि डिफरेंस है, मतलब बीआरएस बनाना पड़ेगा? यस। चलो अभी देखते हैं। ये जो 1 मार्च का बैलेंस है 60,000 का, ये तो मैं कहीं से भी मैच नहीं कर पाऊंगी। ओके, क्योंकि मेरे पास अप्रैल महीने का पासबुक है, वो छोड़ दो, वो करना ही नहीं है मैच। मार्च महीने में 3 लाख रुपए का सेल्स हुआ है, क्या वो अप्रैल में इधर आया है क्या? क्रेडिट फिगर चेक करोगे? हाँ, कुछ भी कर सकते हो तुम। पासबुक से क्या, देखो यहाँ पे पासबुक में कम आइटम्स है, तो तुम जो आइटम्स मैच हो रहे हैं ये ढूंढने के लिए उल्टा करोगे तो भी चलेगा, बट तब उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखना सिर्फ। सेम है उधर ही स्टॉप कर देना है हमको। एक बार सेम मिल गए ना तुम्हें, देन यू हैव टू स्टॉप। हाँ, तो सेल्स 3 लाख का इधर आया नहीं है। ओके, मतलब वो अप्रैल में नहीं आया है, मतलब मार्च में आया होगा, ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। राम का 65,000 है। अब कभी कभी तुम ना ये डायरेक्ट 65 और 65 टिक कर देते हो, अगेन इट इज रॉन्ग। एक राम का है, एक पटेल का है, यू कांट डू दिस। चीजें चेक करते जाओ ठीक से। हाँ, तो ये हो गया। 2,70,000 भी नहीं आया है। 33,000 गोयल का दिख रहा है क्या? देखो, यस। कैश बुक में मार्च में, पासबुक में अप्रैल में, मतलब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। चलो, पटेल का 65,000 का भी आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये मैच हो रहा है। अब ना उल्टा करने की कोशिश मत करना। एक एक ही सेकेंड ना प्लीज, एक ही सेकेंड। हाँ,
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, उल्टा मैच करने को मत जाना कि जो आइटम पासबुक में आए हैं वो कैश बुक में है क्या, वो चेक करने के लिए जाओ। जो पासबुक में अप्रैल में है वो कैश बुक में मार्च में, ऐसा उल्टा नहीं चेक करना है, ये दो आइटम्स का कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो पासबुक कैश बुक के क्रेडिट में क्या है, हाँ बोल। देख मैंने क्या बोला ना कि तुम क्या कैसे, अगर तुम कैश बुक से स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो कि कैश बुक का एक एक आइटम देखते हैं वो पासबुक में आया कि नहीं देखते हैं, बराबर। फिर जो तुम्हारे मैच हो गए वो खत्म हो गया, तुमको पता चल गया कि ये कैश बुक में मार्च में आया है, ये पासबुक में अप्रैल में आया है। फिर ना उल्टा मत करने के लिए जाना। उल्टा मत करने के लिए जाना इसका मतलब क्या मैं बोल रही हूँ कि जब हम दोनों सेम महीने होते हैं, देख पहले वाला क्वेश्चन, दोनों जब सेम महीने होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो आइटम कैश बुक में आए हैं क्या वो पासबुक में आए हैं क्या, टिक करो। फिर हम उल्टा भी देखते हैं, जो आइटम पासबुक के हैं वो कैश बुक में आए हैं क्या देखते हैं। वैसे दिमाग मत लगाना। ओके तो विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन, मैं अभी जो बोली अगर वो कंफ्यूज हुआ है तो छोड़ दो, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि दोनों बुक्स में क्या आइटम्स मैच हो रहे हैं। ठीक है। यस नो सबको समझा क्या। हाँ। अब ये वाला देखो, विड्रॉवल पे 2 लाख दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं आए हैं। 60,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, 40,000 नहीं है, 1,50,000 है देखो रमेश का। ओके सो क्या मुझे कॉमन आइटम्स मिल गए क्या। यस। अब अगर वो कैश बुक में मार्च में आए हैं और पासबुक में अप्रैल में, तो 31 मार्च को ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब बीआरएस प्लॉट कर लेते हैं, आइटम्स तो मिल गए, बीआरएस का फॉर्मेट ड्रॉ करो। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 3,13,000। चलो अब जो रीजंस फॉर डिफरेंसेस है वो प्लॉट करने लगते हैं। अच्छा नहीं हुआ है क्या फॉर्मेट ड्रॉ करके। हाँ करो करो। हाँ बोलो। नहीं पासबुक भी चलेगा, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है ना तो तुम कौन से भी बुक से कौन से भी बुक तक जा सकते हो। ओके देखो मैं तुम्हें इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। समझो तुम सेकेंड फ्लोर पे हो और लाइट चली गई वापस। हाँ चलो। तुम्हारा फॉर्मेट ड्रॉ, हाँ संजोत मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही थी कि तुम अगर सेकेंड फ्लोर पे हो, ठीक है, और कैरन ग्राउंड फ्लोर पे है, ना मुझे बताओ, इफ यू बोथ वांट टू मीट, क्या सिर्फ कैरन को ही ऊपर आना पड़ेगा क्या सेकेंड फ्लोर पे। नहीं तुम भी नीचे जा सकते हो ना। हाँ ये सेम लॉजिक है कि अगर कैश बुक और पासबुक को मिलवाना है तो कैश बुक भी पासबुक के पास जा सकता है और पासबुक भी कैश बुक के पास जा सकता है, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास वो बैलेंसेस होने चाहिए। हाँ तो तुम वो पॉइंट ले सकते हो, हाँ तुम ले सकते हो कि बैलेंस एज पर पासबुक 365, तुम जो डिफरेंसेस है उसको हटाओ, कैश बुक तक पहुंचने के लिए तुम पहुंच जाओगे। सी दोनों में अल्टीमेटली डिफरेंस है,
या तो संजोत डिफरेंस को हटाएगी या तो कैरेन डिफरेंस को हटाएगी। तो सेम यहाँ पे या तो कैश बुक डिफरेंस हटा के पासबुक तक पहुंचेगा या पासबुक डिफरेंस हटा के कैश बुक तक पहुंचेगा। चलो अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी टिकट है, अगर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो। हाँ, सबसे पहला हमारा आइटम क्या है, 33,000 का जो हमने टिक किया हुआ है। ठीक है, वो हम क्या बोल रहे हैं, वो आइटम क्या है, बैंक में 33,000 दिख रहे हैं गोयल से आए हुए। सो कैन आई से द एंट्री पास्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल। सो ये चेक डिपॉजिटेड हो सकता है और वो चेक क्लियर हुआ अगले में। देखो ना, वो चेक लेट डिपॉजिट हुआ था, 25 मार्च को डिपॉजिट हुआ था, तो शायद से उसको क्लियर होने को टाइम लग सकता है, जो 3 अप्रैल को हुआ। सो कैन आई से दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। यस, अब हम इसको ऐड या लेस करते हैं। मुझे बताओ 33,000 मार्च महीने में 33,000 कैश बुक में आ गया था, तो कैश बुक में ज़्यादा पैसे दिख रहे थे, लेकिन 31 मार्च तक वो पासबुक में आया ही नहीं था। अब मुझे 31 मार्च को पासबुक का बैलेंस कितना है अगर वो निकालना है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा, करेक्ट। यस, लेस में लिख दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इसमें ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस वाले आएंगे ही नहीं। हाँ, नहीं आएंगे, सोच रही हूँ मैं। हाँ, नहीं आएंगे, है ही नहीं ना अपने पास, पासबुक ही नहीं है, तो अपने को वो deposit हुआ वो पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो 65,000 का भी सेम है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 31 मार्च तक, तो वो डाल देते हैं हम वापस। 65,000 यहाँ पे चाहिए तो पटेल लिख लो ऐसे ही, और यहाँ पे गोपाल है, गोयल है क्या, सॉरी, वाई कर लो पी का। ये हो गया। उसके बाद देखो पेमेंट साइड पे 1,50,000 था रमेश, तो मैंने एंट्री मारी थी रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो कैन आई से दिस इज लाइक सम अमाउंट पेड टू रमेश। चेक इशू, ये चेक इशू किया गया है 24 मार्च को। अब वो रमेश पैसे लेने के लिए कब आया, 12 अप्रैल को। सो दिस इज 31 मार्च तक दिस इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यस, चलो तो फिर वहां पे ऐड, अभी, हाँ सॉरी, अभी ऐड या लेस करना है वो देखो। कैश बुक का बैलेंस कम हो चुका था 31 मार्च तक, क्योंकि कैश बुक में दिखा दिया था पैसे चले गए, लेकिन पासबुक में से पैसे गए ही नहीं थे, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा था। सो कैश बुक से पासबुक जाना है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। यस, तो इस पे लिख दो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,50,000। यस, बस इतना ही डिफरेंस है। डालो 1,50 आउटर में। $3,65,000। क्या हमने डिफरेंसेस प्लॉट करके वो प्रूफ करके दिखाया कि बस इतने ही डिफरेंसेस है, क्योंकि जैसे हम वो डिफरेंसेस हटाते गए बराबर पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए वो हमने निकाल दिया, और एक्चुअली उतना ही है।
सो कैन आई से कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि जितने डिफरेंस है मैंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, और अगर वो डिफरेंसेस हटा दिए तो पासबुक में इतना बैलेंस होना चाहिए. सो वी आर इन कंट्रोल ऑफ द पोजीशन. Yes, so I'll write here balance as per. हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो दोनों सेम मंथ के लेते हैं. ये तो सिर्फ इसके लिए है क्योंकि कभी कभार ऐसे तुम्हें कहीं काम में आ सकता है कि तुम्हें अगले महीने का डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, या कभी सिर्फ बीआरएस आइटम्स अवेलेबल है, तो उससे तुम्हें कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ सकती है आगे जाके. प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी चीजें ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके लिए तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ये पूरा. हाँ. क्या रिपीट करूं मैं? इधर 3,65,000 तक समझा. हाँ, आयुष ने पूछा कि मैम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में दो सेम महीने के स्टेटमेंट ही लिए जाते हैं. लाइक कैश बुक मार्च तो पासबुक मार्च अवेलेबल होता है वो, तो वैसे ही हम बिल्ड करते हैं. चलो क्लियर इधर तक. सो ऑफिशियली योर चैप्टर ऑफ बीआरएस इज कंप्लीट. ये खत्म हो चुका है. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और एक चैप्टर खत्म हो गया. अब चाहिए तो हम आज के लिए स्टॉप करेंगे क्योंकि मेरा आज का प्लान था कि जर्नल की टेस्ट सिर्फ चेक करनी है. तो अगर तुम्हें लैग हो रहा है तो वी कैन स्टॉप, अगर लैग नहीं हो रहा है तो हम जर्नल की टेस्ट चेक कर लेते हैं. तुम बताओ. नहीं हो रहा है तो जर्नल की टेस्ट चेक कर लेते हैं.